हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। हेडिंग डाल लेंगे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये मुख्यतः 1931 में ही संपन्न हो जाता है, जबकि पहला जो था 1930 से 31 चलता है। भले वो अलग डेट है कि नवंबर में शुरू होता है और जनवरी में ख़त्म होता है पहल का। दूसरा का जो लिखिएगा वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है। चलिए एक एक करके पॉइंट लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे, साथ में लिखते भी चलेंगे और समझते चलेंगे, दोबारा टाइम नहीं देंगे हम, ठीक ना। सबसे पहला पॉइंट समझेंगे, पहले समझिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन आखिर कराया क्यों गया, ठीक है। जब हम लोग पहला गोलमेज सम्मेलन पढ़ रहे थे, पहला गोलमेज सम्मेलन जो कि नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में चला, जिसके तहत हम लोगों ने ये जाना कि जब गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखा था और 11 सूत्री मांग के तहत क्या बोले, जब हम पिकअप में रहेंगे तो कोई बीच में टोकिएगा नहीं तो हम भुला जाते हैं, ठीक है। और भुला जाते हैं तो फिर हम टॉपिक फिर क्लियर भी नहीं करवाएंगे। जब बोलते सब कुछ क्लियर है तब बोलते नहीं है, नहीं, जब बीच में हम पिकअप पकड़ लेंगे तो मत टोकिएगा, रिदम टूट जाता है। चलिए फिर से सुनिएगा, बीच में कोई बोलिएगा नहीं। किसका बात कर रहे थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। पहला गोलमेज सम्मेलन जो कि नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 के बीच में होता है, जिसके तहत हम लोग पढ़े थे कि पहला गोलमेज सम्मेलन जो था कहीं न कहीं असफल रहा था। पहला गोलमेज सम्मेलन करने के पीछे का जो राज्य था उसका मतलब ये था कि गांधी जी और इरविन जो उस समय का वाइसराय हुआ करता था, उन दोनों के बीच में एक समझौता कराया गया अगले गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए, जिसे हम गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को होता है, जिसके तहत हम लोगों ने जाना था कि इसके अंतर्गत जो तेज बहादुर सप्रू और एक दूसरा व्यक्ति जो थे एम आर जयकर और तेज बहादुर सप्रू के कहने पर गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता कराया जाता है, जिसके तहत इरविन के तरफ से भी कुछ मांग रखा जाता है और गांधी जी यानी कि कांग्रेस के तरफ से भी मांग रखा जाता है। यहाँ पर जब भी अगर गांधी जी का बात किया जाएगा, गांधी जी मतलब कांग्रेस, ठीक है, गांधी जी मतलब कांग्रेस, यानी कि गांधी जी जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसी के तहत हम लोग पढ़े थे कि जब गांधी इरविन समझौता हुआ था तो जो बात रखी गई थी जिसके अंतर्गत कांग्रेस और उसके जो कार्यकर्ता था उसके जब्त की गई संपत्ति जो है वो वापस करने की बात कहा गया था, अफीम शराब ये सब की दुकान बंद करने की बात कही गई थी, साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का बात कहा गया था। किसने कहा था? तो गांधी जी यानी कि कांग्रेस को लॉर्ड इरविन ने कहा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करो, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लो, नमक कानून और जो भी कुछ बहिष्कार करने की बात थी, नमक कानून को बहिष्कार करने का, उसको वापस लो और निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग कराई जाए। ये सारा बात हम लोग पढ़े थे गांधी इरविन समझौता के तहत। और इस प्रकार जो बात चल रहा था इसके कारण पहला जो गोलमेज सम्मेलन था वो असफल रहा था। पहला गोलमेज सम्मेलन असफल होने के बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में पुनः अगले वर्ष कराया जाता है, यानी कि उसी वर्ष कराया जाता है। तो अब आगे ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में होगा। बाकी और बताएंगे, कल लिखवा चुके हैं। कौन सा स्थान कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस जो कि लंदन में है। यहीं पर पुनः उसी जगह पर ये 1931 में फिर से दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है और सम्मेलन में गांधी जी जो है इस बार गए थे भारत के तरफ से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से कौन गए थे? तो गांधी जी जाते हैं, ठीक है। तो गांधी जी जो जाएंगे वो याद रखिएगा कि भारत की तरफ से कांग्रेस प्रतिनिधि कौन थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका कि कांग्रेस प्रतिनिधि कौन थे।
तो कांग्रेस प्रतिनिधि कौन रहेगा? महात्मा गांधी। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद और सुनिए, आखिर जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कराया गया, इसमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट गांधी जी गए और उतना हम लोग पढ़ लिए याद कर लिए, उससे काम नहीं चलेगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद जहां जहां पर डायरेक्ट बोलेंगे वहां पर डायरेक्ट लिख लीजिएगा। सबसे पहली बात, जो गांधी जी हैं वो गांधी जी को कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो जब नियुक्त किया, तो उस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिभागी भाग लिया था। ध्यान से लिखते चलिएगा, 31 प्रतिभागी। पहला में कितना लोग गया था? पहला वाला में कितने प्रतिनिधि? 89। दूसरा वाला में जो गया वो 31 प्रतिनिधि शामिल हुआ, और 31 प्रतिनिधि में एक नाम लिखेंगे, अगला नाम लिखिएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, ये मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में ये सारा दल गया था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो कि राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि थे, ये गए थे। उसके साथ जो अगला लाइन बोलने जा रहे हैं वो और भी इम्पोर्टेंट है। जब अगर बात करेगा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महिला प्रतिनिधि कौन थी, तो महिला प्रतिनिधि ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे। सबसे पहला सरोजनी नायडू। क्या लिखेंगे? सरोजनी नायडू। उसके बाद लिखेंगे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और तीसरा जो लिखेंगे, तीसरा हमारा रहेगा मीराबेन। तीसरा क्या है? मीराबेन। क्लियर? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और मीराबेन, ये जो तीन थी भारत में के तरफ से भारतीय महिला प्रतिनिधि थी। कौन थी? महिला प्रतिनिधि। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन के तहत महिला प्रतिनिधि के रूप में कौन कौन शामिल हुआ था, तो कौन कौन? जल्दी से बोलेंगे। मीराबेन। पहला में कोई नहीं था, पहला अधिवेशन में कोई नहीं था। दूसरा अधिवेशन में जो है भारत के महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और मीराबेन गई थी। आगे सुनिएगा, इसमें साथ साथ इनको भीमराव अंबेडकर का नाम साथ में याद रखिएगा, काहे कि ये तीनों जगह में शामिल होंगे। ठीक ना? भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। पहला वाले में जो गए थे वो तो किस दल से गए थे? दलित वर्ग के तरफ से गए थे। हाँ, बताइए जी सबको। सबका कट रहा है, मेरे तरफ से प्रॉब्लम है? चलिए, ओके ओके, हाँ चलिए, ये तो हो गया मदन मोहन मालवीय, भीमराव अंबेडकर, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, मीराबेन, ये तीन व्यक्ति जो हो गए वो महिला प्रतिनिधि हो गए। अब आगे ध्यान से सुनेंगे। उसके साथ साथ जो है ये अंबेडकर का नाम याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना गए थे, आगा खा गए थे, घनश्याम दास बिरला गए थे, देवदास गांधी गए थे, महादेव देसाई गए थे। ये सब कभी कभी रेयरली हमसे प्रश्न पूछा जाता है, मेनली ऐसे ही, डायरेक्टली अपना प्रश्न नहीं। अब बताएंगे कि जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उस समय वायसराय कौन था? वायसराय कौन रहेगा? लॉर्ड वेलिंगटन। दूसरा जो वायसराय है वो लॉर्ड वेलिंगटन रहेगा। मतलब दूसरा वायसराय नहीं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत जो वायसराय है वो लॉर्ड वेलिंगटन है, क्योंकि इसका शासनकाल 1931 से 1936 ईस्वी के बीच में रहता है। भारत का वायसराय बन करके ये 1931 में आया था और 1936 में गया था। कल हम लोग जब पढ़ रहे थे तो पढ़े थे एक ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये कब वापस लिया गया था? 1934 में। 1934 में वायसराय कौन था? वेलिंगटन था। अब देखिए यहाँ पर कहानी थोड़ा सा चेंज होगा। कहानी चेंज क्या होता है
कि जब हम लोग पहला गोलमेज, अब एक का करके हम हर एक लाइन पे आपको पीछे ले चलेंगे पहला गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। तो पहला गोलमेज सम्मेलन पे जरा ध्यान रखिएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको जरूर देख लेंगे, पढ़ लेंगे कल वाला में, ठीक है। जब हम लोग गोलमेज सम्मेलन पढ़ रहे थे तो शायद हम बताए होंगे, अगर नहीं बताए होंगे तो आज लिख लीजिएगा कि जब पहला गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उस समय इंग्लैंड में सरकार हुआ करता था लेबर पार्टी का। पहला गोलमेज सम्मेलन में सरकार जो था वो लेबर पार्टी का था। कल लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? शायद नहीं लिखवाए होंगे, हाँ नहीं लिखवाए होंगे, तो आज उसमें ऐड कर लीजिएगा पहले गोलमेज सम्मेलन में। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में लिखेंगे कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय जो सरकार था वो सर्वदलीय सरकार बन गया था, यानी कि बहुत सारे दल मिलकर के सरकार बनाया था। सर्वदलीय सरकार दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बन चुका था। मगर ध्यान रखेंगे कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय भी प्रधानमंत्री कौन रहेगा? प्रधानमंत्री कौन है? रैमजे मैकडोनाल्ड। पहलका में कौन था? यही मैकडोनाल्ड था। पहलका में राजा कौन था? जॉर्ज पंचम था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पीएम के रूप में रैमजे मैकडोनाल्ड है, एक और नाम लिख लेंगे सचिव। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो भारत का सचिव था, भारतीय सचिव के रूप में जो था सैमुअल होहर। सैमुअल होहर, क्या नाम है? सैमुअल होहर, इसका नाम याद रखिएगा, सैमुअल होहर का। सैमुअल होहर जो था भारतीय सचिव के रूप में इस समय मौजूद था। मगर ध्यान दीजिए कि जब गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत जो कुछ भी बात रखा गया था 1931 के तहत, उसको वर्तमान सरकार ने ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। ऊपर से ये जो वेलिंगटन आया था, वेलिंगटन और भी खचड़ा था। क्या था? और भी खचड़ा था। ये जैसे ही उधर से बनकर के आया, इसका जो एक होता ना मानसिकता, ये मानसिकता जब ये इंग्लैंड में यानी कि भारत का वाइसराय नहीं था, उसी समय कांग्रेस के प्रति कठोर था। और इसी कठोरता को देखते हुए जो है वहाँ से ब्रिटिश सरकार ने इसको भारत का वाइसराय बना करके भेजा था। और जब ये भारत आया तो भारत आने के बाद वाइसराय तो बन गया, गांधी इरविन समझौता के बातों पर बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं दे रहा था। उसको एकदम पूरे जो होता है ना इग्नोर करना, वो इग्नोर कर रहा था। कौन? वेलिंगटन। साथ ही वेलिंगटन जो था जब भारत में आया, भारत में आने के बाद इसने दमनात्मक कार्यों को चुनौती दी, यानी कि सीधे मारपीट, जिसको जैसे सुधारना है वैसे सुधार दो, यानी कि साम दाम दंड भेद वाला रीति अपनाने का काम कौन कर दिया? तो वेलिंगटन कर दिया। हाँ, और इसी कारण क्या हुआ कि भारत में हिंसक दंगे हो रहे थे वेलिंगटन के समय में। हिंसक दंगे के होने के कारण गांधी जी को एक बात कही गई थी, किसमें? गांधी इरविन समझौता में, कि आप कांग्रेस के तरफ से प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। यही सारी घटना को देखते हुए गांधी जी ने सोच विचार करके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग होने के लिए राजी हुआ। और राजी होने के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि गांधी जी अगस्त 1931, अगला पॉइंट लिखेंगे। और ये सनसनाहट किन के तरफ से है जी? म्यूट होइए, कान खराब कीजिएगा कहाँ हमारे। नहीं म्यूट होइएगा तो हम बाहर कर देंगे। मुकेश जी आप म्यूट होइए तो। हाँ, तो देखिए क्या कह रहे थे कि गांधी जी अगस्त 1931, लिखते चलिएगा पॉइंट। अगस्त 1931 में एक जहाज से गए थे। जहाज का नाम कोई बताएंगे? एसएस राजपूताना। एसएस राजपूताना जहाज पर चढ़ करके गांधी जी पानी के माध्यम से पहुंच गए। कहां पर? तो लंदन पर। कहां पहुंचे? लंदन पहुंच गए। और लंदन पहुंचने के बाद ये अगस्त में यहाँ से निकले थे। अगस्त के बाद आगे जाता है सितंबर, और सितंबर में 7 सितंबर, कब? 7 सितंबर को दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन के ही सेंट जेम्स पैलेस में कराया जाता है। और कल भी बताए थे गोलमेज यानी कि राउंड टेबल, यानी कि एक गोल टेबल
पर जो है सब बैठ करके चर्चा करता है, उसको हम राउंड टेबल कहते हैं। भारत की तरफ से गए हुए व्यक्ति के रूप में जो महात्मा गांधी थे, वो कांग्रेस और भारतीय प्रतिनिधि के रूप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। मगर दुर्भाग्य ये हुआ कि गांधी जी के बातों को वहां पर फिर से इग्नोर कर दिया गया और इग्नोर कर देने के कारण गांधी जी जो थे पुनः यहाँ पर भी क्या हो गए, निराश हो गए और निराश होकर के वो चल दिए बोरिया बिस्तर बांध करके लंदन से भारत की ओर। और भारत आते ही सम्मेलन में जो कुछ भी बात हुआ था, जिसके तहत जो मुख्य बात दो बोल रहे हैं वो बात लिखिएगा। यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत लिखेंगे प्रमुख बात, पॉइंट देकर के लिखेंगे प्रमुख बात, यानी कि जो मुख्य बिंदु था यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रमुख बिंदु भी आप लिख सकते हैं। वह दो प्रमुख बिंदु था भारतीय संघ के प्रस्तावित ढांचा, पहला लिखेंगे भारतीय संघ के प्रस्तावित ढांचा, और दूसरा पॉइंट जो लिखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये दूसरा पॉइंट जो है हम लोगों को आग लगाने का काम करता है भारत के अंतर्गत, वह है अल्पसंख्यक के प्रश्नों पर बहस। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, अल्पसंख्यक के प्रश्नों पर बहस। मतलब क्या समझे, अल्पसंख्यक भारत में किसको कहा जाता है, जिसकी संख्या कम हो, यानी कि मुस्लिम, ये सभी को, है ना। तो यानी कि वो सभी जगह, या वो अल्पसंख्यक कहने का मतलब सिर्फ धर्म से संबंध नहीं रखता है। यहाँ पर ठीक है कि ये धर्म से संबंध रखा हुआ है, मगर ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ धर्म से है। अल्पसंख्यक हम उन सभी जगह पर कह सकते हैं, उन सभी स्थान पर जहाँ पर एक की अपेक्षा दूसरा जो हो कम हो। ठीक है, मान लिया जाए कोई कक्षा है, किसी कक्षा में किसी विद्यालय में अगर छात्र और छात्राएं यानी कि लड़का और लड़की दोनों बैठा है, तो उसमें अगर लड़कों की संख्या ज़्यादा है तो लड़कियां क्या कहलाएगी, अल्पसंख्यक की बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक। भारत में अगर देखा जाए महिलाओं की जनसंख्या जो है पुरुषों से ज़्यादा है ना, है जी, मारम जहाँ जी प्रियव्रत जी, ठीक है, आपको हम वीडियो दे देंगे, आप वीडियो देख लीजिएगा। आप एप्लीकेशन अपडेट कीजिए जाके हाँ ठीक है, पहले मेरा बात पूरा कर दीजिए। क्या कह रहे थे, अल्पसंख्यक। ठीक है, अल्पसंख्यक मतलब समझ गए कि वो सभी स्थान या वो सभी जगह जहाँ पर कि आपका एक की अपेक्षा दूसरा कम हो, उसे हम अल्पसंख्यक के रूप में कहते हैं, है ना। तो भारत के अंतर्गत अगर धार्मिक रूप से देखा जाए तो अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू के अलावा जितने भी नीचे हैं, बाकी अदर जो धर्म के लोग हैं, उसको हम अल्पसंख्यक में काउंट कर लेते हैं। तो हम बात क्या कर रहे थे कि भारतीय संघ के प्रस्तावित ढांचा और अल्पसंख्यकों के प्रश्नों पर जो बहस चल रहा था, इस कारण से गांधी जी वहां पर तो गए तो थे, मगर निराश होकर के दूसरे गोलमेज सम्मेलन के तहत वो वापस आ गए। और वापस आने के बाद उन्होंने क्या किया कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और वायसराय के जो अधिकार जो हुआ करता था, अनावश्यक अधिकार, उसकी कटौती की बात शुरू कर दी। साथ ही साथ हुआ ये कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत सांप्रदायिक प्रश्नों को ही प्राथमिकता दिया गया। भारत के लोग जो थे वो सांप्रदायिकता से पीछे भाग रहे थे, मगर जो ब्रिटिश सरकार था वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन, यानी कि ये कहानी जड़ दूसरे गोलमेज सम्मेलन का नहीं है, जड़ उस समय का है जब हम लोग पढ़ रहे थे साइमन रिपोर्ट। साइमन रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था, साइमन रिपोर्ट जो कि 1930 में प्रकाशित किया गया। इसी 1930 के साइमन रिपोर्ट में भी भारत की दशा को देख लिया गया था साइमन कमीशन के अंतर्गत कि भारत के लोग किस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा
लड़ने में लगा है। और इसी लड़ाई का फायदा उठा करके उस समय भी साइमन कमीशन के समय भी सांप्रदायिकता को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी सांप्रदायिकता को भी ही बढ़ावा दिया गया। और यही कहानी अभी वर्तमान समय में भी हमारे देश में अक्सर चलता रहता है सांप्रदायिकता का, है ना। तो सांप्रदायिकता पर ही सबसे ज्यादा ब्रिटिश सरकार ने प्रभावी डाल दिया, यानी कि उसको ज्यादा प्रभावी कर दिया। अब हुआ यूं कि गांधी जी जो थे इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे, और जब मानने के लिए तैयार नहीं थे, ऊपर से भारत से गए हुए कुछ अन्य व्यक्ति, जिनमें नाम लिखिएगा, नाम लिखेंगे, एक लिखेंगे आगा खां। भारत के तरफ से जो और भी जो प्रतिनिधि गए थे उनमें एक थे आगा खां। आगा खां का संबंध किस पार्टी से? मुस्लिम लीग पार्टी से। यानी कि ये किसके विरुद्ध जाएंगे? तो मतलब कि सांप्रदायिकता के, यानी कि मुस्लिम के तरफ जाएंगे कि मुस्लिमों का अपना अलग निर्वाचन वगैरह जो है वो दिया जाए, है ना। इसके लिए ये चले गए। उसके बाद इधर एक व्यक्ति थे अंबेडकर जी। कौन? अंबेडकर किस पार्टी से? दलित के लिए। ऊपर से एक और व्यक्ति गए थे संपूर्ण सिंह। संपूर्ण सिंह किधर से? सिख से, है ना। तो ये सब जो व्यक्ति थे ये सब अपने अपने पीछे लगे हुए थे कि मुस्लिमों को अलग दो, दलितों को अलग दो, तो सिखों को अलग दो। ये सब के कारण जो है मतभेद छिड़ जाने के कारण बिल्कुल जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था वो तो पुनः एकदम बिल्कुल ही उसका निरर्थक हो गया, ठीक है। और इसी को लेकर के सम्मेलन जब विफल हुआ तो उस विफलता को देखते हुए उस समय का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक प्रस्ताव रखा जिसे हम भारत के लिए एक योजना रखी जिसे हम संवैधानिक सुधारों की योजना कहते हैं। ध्यान से समझेंगे हम क्या कह रहे हैं। जो रैमजे मैकडोनाल्ड था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के विफलता के कारण उसने क्या किया कि भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक नई योजना की बात रख दी, यानी कि एक नई समिति बनाने की बात रख दिया गया। किसके अंतर्गत? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा भारत के लिए एक योजना रखी गई जिसे हम संवैधानिक सुधारों का योजना कहते हैं। अब ये संवैधानिक सुधारों की योजना में लिखेंगे क्या क्या है जो। तब तक आप लोग पेन तैयार कीजिए, तब तक हम बोर्ड मिटा देते हैं, ठीक ना। इतना पहले रिवीजन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक देखिएगा क्या क्या पढ़े अभी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत। दूसरा गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत 1931 में ये शुरुआत होता है, बीच में कोई बोलिएगा नहीं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था वो जो है सर्वदलीय सरकार के द्वारा गठित किया गया था, जो कि 7 सितंबर 1931 के अंतर्गत शुरू हुआ, जो कि सेंट जेम्स पैलेस के अंतर्गत लंदन में किया गया था, जिसके तरफ से भारत के कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी गए और टोटल प्रतिभागी 31 शामिल हुए थे, जिनमें मुख्यतः भीमराव अंबेडकर, आगा खां, मदन मोहन मालवीय ये सभी प्रमुख थे। साथ ही साथ मुख्य 3 महिला प्रतिभागी गए थे, जिनमें सरोजिनी नायडू, मीराबेन और एनी बेसेंट थी। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन कराया जा रहा था तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय वाइसराय के रूप में लॉर्ड वेलिंगटन था, जिसका शासनकाल 1931 से 36 हुआ करता है। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत प्रधानमंत्री के रूप में रैमजे मैकडोनाल्ड एवं भारत सचिव सैमुअल होहर था, है ना। साथ ही साथ हम लोगों ने यह जाना कि गांधी जी जो थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत भाग लेने के लिए अगस्त 1931 में एसएस राजपूताना जहाज का प्रयोग किया और वहां जाते ही जो सांप्रदायिकता और भारतीय संघ के प्रस्तावित ढांचा और अल्पसंख्यक के कारण दूसरा गोलमेज सम्मेलन विफल हो जाता, और विफल हो जाने के कारण होता यूं है कि गांधी जी बोरिया बिस्तर लेकर के निराश होकर के चले आते हैं भारत, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। अब चलिए अब आगे ध्यान से सुनिएगा होता क्या है। लिखेंगे, एक पॉइंट डालिएगा कि रैमजे मैकडोनाल्ड के ने भारत के लिए एक योजना रखी, ठीक है, एक योजना रखी भारत के लिए। रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक योजना रखी
रैमजे मैकडोनाल्ड। इसका योजना क्या है, और ब्रैकेट में वहीं पर लिख लीजिएगा संवैधानिक सुधारों के लिए। ठीक है, जो योजना था उस योजना को लिख लेंगे ब्रैकेट में, संवैधानिक सुधारों के लिए। ठीक है, और पॉइंट एक का करके लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखेंगे जो योजना था उसके अंतर्गत कि संघीय केंद्र और स्वायत्तता की व्यवस्था। ध्यान देते चलिएगा, आगे चल करके मिलेगा 1935 अधिनियम जब हम लोग पढ़ रहे थे, कब, पॉलिटी में, है ना। तो लिखिएगा संघीय व्यवस्था, संघीय केंद्र एवं स्वायत्त, स्वायत्त किस लिखा था जी, स्वायत्तता की व्यवस्था, सॉरी। और दूसरा लिखेंगे प्रांतों की, प्रांत में द्वैत शासन था, कब लागू हुआ था, 1919 के अधिनियम के तहत। तो लिखेंगे प्रांतों की स्वायत्तता को समाप्त या सीमित करना। सारा कुछ अब केंद्र के हाथ में जा रहा है। प्रांतों की स्वायत्तता को सीमित या समाप्त करना। क्लियर। आगे उसके बाद लिखेंगे वित्त, पहला लिखेंगे मतलब तीसरा पॉइंट लिखेंगे वित्त विदेशी व्यापार, वित्त विदेशी व्यापार, युद्ध, युद्ध होता था ना जी, और युद्ध होगा तो किसी को सुरक्षा करना पड़ेगा ना, तो युद्ध सुरक्षा संबंधी संपूर्ण अधिकार अंग्रेज अधिकारी, यानी कि उस समय भारत में अंग्रेज अधिकारी सबसे बड़ा कौन होता था, बताएंगे, गवर्नर जनरल, गवर्नर, वाइसराय, ये सभी मतलब अलग अलग समय में अपने अपने समय में अंग्रेज का प्रमुख अधिकारी होता था। यानी कि जब हम ये लोग अभी पढ़ रहे हैं 1931, ये हम लोग का क्या है, वाइसराय का पीरियड है ना। वाइसराय कब परिवर्तित हुआ था, भारत का गवर्नर जनरल वाइसराय कब बना, 1858 का भारत शासन अधिनियम, है ना। तो अब हम लोग वाइसराय के पक्ष में जा रहे हैं, तो इसलिए जो वित्त विदेशी व्यापार, युद्ध सुरक्षा संबंधी संपूर्ण अधिकार, ये सभी जो है अंग्रेज अधिकारी यानी कि वाइसराय का एकाधिकार होगा। संपूर्ण अधिकार अंग्रेज अधिकारी के अंतर्गत होगा। सेंटेंस को पूरा कर लीजिएगा आप लोग अपने भाषा में, अंतर्गत होगा। हाँ, अब मंडे से आप लोग का 1 बजे वाला क्लास शुरू हो गया है जी। होमवर्क डाल दिए हैं ग्रुप में, जो लोग ज्वाइन, देखिए फिर से बुलाए वाला काम ना कीजिए, हम भुला जाते हैं, इधर उधर हो जाएगा आगे पीछे। एक बार मिल काहे कर देंगे, बड़का होशियार है। जे बच्चा नहीं रोता ओकरा के दूध पिए ला मिलता है का, बताइए तो। रोता है तब ये सबको समझ में आता, हाँ नहीं ना, जब बच्चा रोता है उसी को समझ में आता है कि भूखल है। तो हाँ, तो रोइएगा तभी ना हम समझेंगे कि आप भूखल हैं। चलिए, अच्छा एक चीज़ बताइएगा, कोई बताएंगे, जो बताएंगे उनको आज मेरे तरफ से 5 रुपया, ठीक है। हाँ, एक ही आदमी को देंगे, ही ना कि सब बताइएगा तो सबको नहीं देंगे। बताइएगा कि गांधी जी गए तो थे एसएस राजपूताना जहाज से, है ना। अनमोल जी छोड़ के बाकी सब बता सकते हैं। आए कौन से जहाज से थे, कौन बताएंगे, हैं?
तो इसीलिए तो हम बोले बतैले रहते तो हम काहे 5 रुपये हमरा का पागल कुत्ता काट ले है जे दे भाई, बड़का होशियार रहता नहीं तो। कोई बताइए, नहीं बताएंगे तो सब मिलके हमारे नंबर पे 5-5 रुपया भेजिएगा, तो सब मिलके 5-5 रुपया हमारा मैसेज आते सेंड कीजिए। हाँ कितना 20 लोग हैं, 20-25-100 रुपया मेरा होगा आज। लिखिएगा ना है, जल्दी से पैसा भेजा, बहाना ना खोजा। लिखा ना लिखिए, लिखेंगे गांधी जी 1 दिसंबर 1931 को 1 दिसंबर 1931 को इटली के एक जहाज बेसंटियाना, इटली के एक जहाज बेसंटियाना पर बैठकर 28 दिसंबर 1931 को 28 दिसंबर 1931 को भारत पहुंचे। क्लियर? गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय वो मुंह फुला लिए, ससुराल गए, ससुराल में उनको खाए ला नहीं मिला बढ़िया से जी भरपेट, नहीं मिला तो मुंह फुला के चला है। ऊपर से सलिया जो था वो साली भी अलगे से परेशान कर दी। तब गांधी जी करते का, अपना बैग उठाए, ऐसे वो अपना जहाज जो भी मिला, जानवे करते दामाद रुसता है तो जो मिलता है उसी के को, जो गाड़ी मिले उसी को पकड़ के भाग जाता है। नहीं तो ऐसे बड़का को बहाना करेगा, नहीं हम जैबू तो हेलीकॉप्टर से जीबो, अब ऐसे वो भाग जाएगा, रुसेगा तो कुछ से साइकिलो मिलेगा तो साइकिलो पकड़ लेगा, बैलगाड़ी तो बैलो गाड़ी, पैदलो दौड़ जाएगा। हाँ देखो गांधी जी क्या किए, बेसंटियाना जहाज को पकड़े, अब मुंह फुलाए है थे, जो जहाज मिला उसी को पकड़ के वो पहुंच गए। कब? भारत पहुंचे किस तारीख को? 28 दिसंबर 1931 को। देखिए गांधी जी जब आए ना तो गांधी जी का यहाँ पर पूरा स्वागत हो रहा था भारत में कि गांधी जी तो आ गए। गांधी जी जब स्वागत हो रहा था, बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था, तो गांधी जी ने एक कथन कहा, कहते हैं कि मैं भारत खाली तो जरूर लौटा हूं, पर मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। ध्यान से सुनिएगा, गांधी जी कह रहे हैं अपने देशवासियों को, जब भीड़ इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होने के बाद जो वहां पर जो कुछ भी घटना घटा, इस कारण से गांधी जी भारत आते ही क्या कहे कि मैंने भारत खाली तो जरूर लौटा हूं, मैं भारत खाली तो जरूर लौटा हूं, लेकिन अपने देश की इज्जत बट्टा नहीं लगने दिया। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये इम्पॉर्टेंट किस आधार पे होगा? जब आपसे ये प्रश्न करेगा कि गांधी जी ने किस समय या किस सम्मेलन या किस वक्त या कौन से ईस्वी में कहा कि मैं भारत खाली तो जरूर लौटा हूं, पर अपनी भारत की इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिया, ये कथन कब का रहेगा? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन का रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे सुनिए, यहाँ तक भी बात नहीं बना, गांधी जी लौटे हुए थे, लौट चुके हैं। इधर गवर्नर कौन, वाइसराय कौन है? लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन मानने को तैयार नहीं, और लॉर्ड वेलिंगटन मानने को तैयार नहीं, उसका जो कठोरतापूर्ण जो कारण था, यानी कि भावना जो था, वो अभी भी व्यक्त था भारत के प्रति। इसी कारण जब गांधी जी वापस लौटे, गांधी जी वापस लौटते ही उस समय के जितने भी प्रमुख नेता थे, कुछ प्रमुख नेता का नाम लिख लीजिए जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, लिखिएगा प्रमुख नेता, ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय का लिखा रहे, लिखेंगे। सबसे पहले का तो लिख लीजिए अपना बापूजी जो ससुराल से रूस के आए थे, है ना,
गांधी जी, उसके बाद उनकर एगो जिगड़ी दोस्तबा नेहरू जी, जेल नेहरू, ठीक है, जेल नेहरू का नाम लिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद एगो व्यक्ति थे, कौन, कुछ न मत जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। और एक और नाम लिखेंगे, तीसरा कौन थे, सीमांत गांधी किनको कहते हैं जी, क्या नाम था, हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खान, उनका नाम लिखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये 4 गो नाम मुख्यतः याद रखिएगा। प्रमुख नेता गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये सभी को क्या कर लिया जाता है, लॉर्ड वेलिंगटन जो है गिरफ्तार कर लेता है। वेलिंगटन बड़ा खतरनाक था, इसीलिए जान नहीं जाता था। मुकेश जी म्यूट होइए आप, ठीक है। तो ये हो गया, अब इतना तो हो गया, गांधी जी आए, फिर से बेचारा गिरफ्तार हो गए, और साथ ही साथ क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है कांग्रेस फिर से काम तमाम होता गया, उसके सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए, जेल में जो है गिरफ्तार व्यक्ति पर भी अत्याचार किया जाने लगा, कांग्रेस जो है फिर से गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम एक शब्द यूज किए हैं, कांग्रेस पुनः गैर कानूनी बना, मतलब इससे पहले भी बना होगा क्या, बताइएगा। कांग्रेस जो है पुनः गैर कानूनी संस्था बनी, तो इससे पहले कब हुआ था, 1934 में, 1931 में तो हम लोग पढ़ ही रहे, 1934 की घटना कब पढ़ गए, कल है ना लिखवाए थे। 1932 में भी हुआ था घोषित, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, यहाँ पर भी हुआ है घोषित। उससे पहले जब साइमन कमीशन था, कमीशन के समय भी विरोध कर रहा था, उस समय भी हुआ था। ये हमेशा जब जब विद्रोह किया है तब तब ये गैर कानूनी हुआ, ठीक है। कांग्रेस फिर से गैर कानूनी संस्था हो गया, घोषित हो गया, पुलिस का अत्याचार बढ़ गया, कांग्रेस मतलब अंग्रेजी सरकार जो था वो अध्यादेश पर अध्यादेश लाया जा रहा था, शासन चलाया जा रहा था, ठीक है। इसी में ध्यान दीजिएगा, गांधी जी जो थे ये सब घटना से परेशान होकर के उन्होंने एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जब गांधी जी वापस लौट करके आए, लौट करके आने के बाद गांधी जी ने भारत में एक आंदोलन चलाया, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन। कुछ याद आ रहा है ऐसा, कुछ एक और नाम किनको, हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो 1940 वाला है, ठीक है। यहाँ पर गांधी जी ने जो शुरू किया है वह है व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन, यानी कि पर्सनली हर एक व्यक्ति अब अंग्रेजी सरकार का क्या करो, अवज्ञा करो, यानी कि उसकी बातों को नहीं मानो। लेकिन होता क्या है कि अभी योजना बना ही था, ठीक है, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन का अभी गांधी जी योजना बना ही रहे थे कि, ध्यान से समझेंगे, योजना बना ही रहे थे कि तब तक भारत में सांप्रदायिक निर्णय घोषित कर दी गई, और सांप्रदायिक निर्णय घोषित करने के कारण ये गांधी जी फिर से हतोत्साहित हो गए, और ये आंदोलन जो है मई 1934 में वापस ले लिया। कब, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन जो है 1931 में योजना बनाया गया, और 1934 में इसे सोचते समझते फिर वापस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है, और कांग्रेस जो है इस आंदोलन को वापस लिया, और सारे देश में जो है निराशा की निराशा छा गई।
और यहाँ से गांधी जी जो हुए इतना विक्षुब्ध हो गए, यानी कि इतना उदास हो गए कि भारत की राजनीति से पूरी की पूरी तरह निकलने का प्रयास किया, यानी कि कुछ समय के लिए निकल गए और निकल करके इन्होंने हरिजनों के पीछे पड़ गए। हरिजनों के पीछे यानी कि अछूत जातियों की उत्थान के पीछे ये चल दिए, और उत्थान के पीछे चल दिए तो चलने के बाद क्या हो गया, कुछ समय तक ये फिर से शांत बने रहे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हो गया दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और उसके बाद आगे है हम लोग का सांप्रदायिक पंचायत पढ़ाए थे, नहीं पढ़ा है तो सांप्रदायिक पंचायत पढ़ेंगे मंडे को, उसको यहीं पर रहने दीजिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा, मंडे से आप लोग को आखिरी के 5 मिनट ही समय देंगे हम, यानी कि लिंक देने के बाद 5 मिनट में ज्वाइन कर जाइएगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, बता दे रहे हैं पहले ही, हम कोई के बहाना वहाना ना सुने जाएंगे। बहुत ज़्यादा आप लोग टाइम लेट करते हैं, एक तो कि 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद भी अपना मगन से चलते ही रहते हैं। कहता ना चिराग तले अंधेरा, वही वाला कहानी आप लोग करके बैठे हैं। मंडे से लिंक देंगे, 5 मिनट के अंतर्गत घुसे तो घुसे, ना तो बाहर जूता चप्पल अपना देखभाल कीजिएगा दूसरा के।